कहते हैं दोस्ताना कम से कम इतना बरकरार रखो कि कभी मजहब बीच में ना आए। दोस्ताना कम से कम इतना बरकरार रखो कि कभी मजहब बीच में ना आए। कभी तुम उसे मंदिर तक छोड़ दो, कभी वो तुम्हें मस्जिद तक छोड़ आए। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेज़ी फॉर एजुकेशन। और आज हम जो हैं पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5, जिसका कि नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। इस चैप्टर में हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अभी तक हमने पढ़ा है सिर्फ विश्व के फलक पर, यानी कि विश्व के देशों के बारे में पढ़ा है। मगर आज जो है हम अपने महादेश और अपने पड़ोसी देशों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि आखिर दक्षिण एशिया है क्या, दक्षिण एशिया में कितने देश हैं, इनके बीच संबंध कैसे हैं, इनके क्या सकारात्मक संबंध कैसे हैं, नकारात्मक संबंध कैसे हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका कि नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। और मैं चैप्टर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल जाके सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है क्रेज़ी फॉर एजुकेशन। तो जाके प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर, लाइक सब कुछ करें अगर आपको पसंद आए तो, वरना अगर पसंद ना आए तो अनसब्सक्राइब कर दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर दक्षिण एशिया है क्या। अगर हम अपने इंडिया का मैप देखते हैं, फिर एशिया का अगर मैप देखते हैं, तो एशिया का जो दक्षिण भाग है उसमें अमूमन जो है जितने भी देश हैं ना उनको दक्षिण एशिया कहा जाता है। मगर इस टर्म में दक्षिण एशिया, इस चैप्टर में ना दक्षिण एशिया का वर्ड यूज जो है इन 7 देशों के लिए किया गया है। इन 7 देशों के लिए यूज किया गया है इस चैप्टर में। और हम इस चैप्टर में इन्हीं 7 देशों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो इन 7 देशों के बारे में आपको बता दूं कि इन 7 में से भारत और श्रीलंका इकलौते ऐसे देश हैं, मतलब ये दोनों ऐसे सिर्फ देश हैं जिनमें कि आज़ादी के बाद से ना लोकतंत्र कायम हो पाया है। मतलब आज़ादी के बाद से अब तक लोकतंत्र बना हुआ है। और मगर इसमें जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है, इसमें सैनिक और लोकतांत्रिक दोनों रहे हैं। इसमें मतलब लोकतांत्रिक भी रहा है और सैनिक शासन भी रहा है इस पाकिस्तान और बांग्लादेश में। और बाकी इसमें जो है राजशाही रही है, इसमें राजशाही रही है। और ये एक तो बात पहले एक क्या था, मालदीव एक पहले क्या था, वो क्या कहते हैं उसको, सल्तनत था ये मालदीव। ये 1968 में एक गणतंत्र बना था। उसके बाद से इसमें भी लगभग लोकतंत्र की बहाली के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। और 2005 में जो है इसमें जाके लोकतंत्र की बहाली हुई थी, 2005 में मालदीव में। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहला अपना चैप्टर पहला क्वेश्चन से, जो कि पहला क्वेश्चन क्या है कि श्रीलंका में हुए जातीय संघर्ष के बारे में टिप्पणी करें। श्रीलंका के जातीय संघर्ष पर टिप्पणी करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मीनिंग मुझे लगता है सभी को समझ में आ गई होगी। ताकि इसका मीनिंग क्या हुआ इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ हम सभी जानते हैं। श्रीलंका जो है दो कम्युनिटीज से मिलकर बना हुआ है, एक सिंगली और एक तमिल जो हैं वो इंडिया से गए हैं। श्रीलंका किससे मिलकर बना हुआ है, श्रीलंका में 2 गुट हैं। एक क्या है, तमिल, और दूसरे कौन है, सिंगली। तो ये तमिल जो है कौन है, ये तमिल ये भारत से जो वहाँ गए हैं, भारतीय हैं ये लोग, यानी कि ये भारत के लोग जो वहाँ गए हैं। और सिंगली जो है वहाँ के वो मूल निवासी हैं। इसके बारे में आपने क्लास
10th में भी पढ़ा होगा श्रीलंका के जातीय संघर्ष के बारे में। तो ये क्या है, तमिल और सिंगली। तो वहाँ पे क्या है कि इन दोनों के बीच ना अक्सर जो है ना एंटी चलती रहती थी, इन दोनों के बीच एंटी होती थी, क्योंकि ये कहता था कि हमें भी राइट्स दिया जाए, ये कहते थे नहीं तुम यहाँ के नहीं हो, तुम्हें राइट्स नहीं मिलेंगे। तो यही पूरा मामला था। तो देखते हैं आखिर क्या था वहाँ का पूरा मामला। तो इसमें क्या हुआ, जब 1948 में श्रीलंका एक आज़ाद देश बना ना, तो उसका पुराना नाम क्या था, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सिलोन। पुराना नाम क्या है इसका, सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सिलोन। तो इसमें क्या, दक्षिण एशिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रीय स्तर पर एक लोकतांत्रिक देश है श्रीलंका, पर यहाँ पे जो है ना जाति को लेकर अक्सर मतभेद रहता था। इसमें क्या था कि श्रीलंका में सिंगली जाति और तमिल जाति के लोग निवास करते थे, मगर जो सिंगली जाति के वहाँ के लोग मूल निवासी थे, सिंगली जाति वहाँ के मूल निवासी थे, वो मैंने आपको पहले बता दिया, और तमिल जो थे वो भारत से गए थे। तो सिंगली जाति का मानना था क्या था कि श्रीलंका जो है सिर्फ उनका है, यानी कि इसका क्या मानना था कि श्रीलंका इन्हीं का है सिर्फ। ठीक, फिर उसके बाद इतना तो चलो ठीक है। फिर उसके बाद क्या, 1956 में ना क्या हुआ, सिंगली जाति को ना एक वहाँ की राष्ट्रभाषा घोषित कर दी गई, सिंगली जाति को, सिंगली भाषा को। और सरकारी नौकरी से लेकर जो है ना दूसरे अहम विवादों में भी जो है ना सिंगली जाति को जो है क्या कहते हैं, उसको वरीयता दी गई, मतलब वहाँ उसको ज़्यादा वैल्यू दी गई, जिससे कि तमिलों ने विरोध किया। और 1983 में जो है उसने तमिल ने एक उग्रवादी संगठन हुआ लिट्टे, इसका नाम है लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एंड इलम, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम की स्थापना की, जिसके बाद तमिलों को अधिकार दिलाने की आवाज़ उठाई थी। तो ये थी इसकी पूरी कहानी। तो इसको हम पॉइंट वाइज कैसे लिखेंगे, तो पहला पॉइंट ये बन जाएगा इसका कि सन 1948 में जब श्रीलंका आज़ाद हुआ, तो वो 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ तो इसका पुराना नाम सिलोन था, और यह जो है दक्षिण एशिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक देश था, लेकिन यहाँ पर जाति को लेकर मतभेद था। यह हमारा पहला पॉइंट बनेगा। और दूसरा पॉइंट क्या बनेगा कि श्रीलंका में दो जाति के लोग रहते थे, एक सिंगली जाति और दूसरे तमिल जाति के लोग। तो सिंगली जाति जो थी वहाँ की क्या थी, मूल निवासी थे, और तमिल जाति के लोग कौन थे, भारत से लाए गए थे। और सिंगली जाति का ऐसा मानना था कि श्रीलंका सिंगलियों का है। इसका दूसरा पॉइंट ये हो गया। और तीसरा पॉइंट होगा कि 1956 में सिंगली भाषा को जो है राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया, और सरकारी नौकरी से लेकर और सारे अहम मुद्दों में ना इसको रियायत दी गई, इसको वरीयता दी गई, जिसका कि तमिलों ने विरोध किया, तमिलों को कोई राइट्स नहीं दिया गया। और चौथा पॉइंट और लास्ट पॉइंट का क्या बन जाता है कि 1983 में एक तमिल उग्रवादी संगठन का गठन होता है, इसका कि नाम लिट्टे था। लिट्टे की स्थापना होती है, उसने ना तमिलों को अधिकार दिलाने के लिए एक उग्रवादी आंदोलन चलाया था, जिसके बाद उस तमिलों को भी वहाँ पे कुछ अधिकार दिए गए थे। ठीक, तो ये है इसका क्या, श्रीलंका के ऊपर जातीय संघर्ष पर टिप्पणी। तो ये पूरी थी श्रीलंका के जातीय संघर्ष के बारे में। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। दूसरा क्वेश्चन कि भारत और पाकिस्तान सुनने के बाद तो यार क्या दिमाग में क्या आता है सबसे पहले कि यार मारो इन सालों को ना। चले कोई नहीं, मारने वाली बात तो वो खैर हमारी फ़ौज कर ही रही है और वो करती रहेगी, इनकी कोई औकात है नहीं। तो चलिए देखते हैं भारत और पाकिस्तान में किन कारणों से संघर्ष उत्पन्न
हुआ। इसको पहले बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि 1900 ये जो सारे देश है ना, ये सारे देश, सातों देश एक संगठन के जो सारे मतलब इन सब ने मिलकर एक संगठन बनाया था, जिसका कि नाम है सार्स, यानी कि दक्षेस, हिंदी में दक्षेस कहा जाता है और इंग्लिश में इसको सार्स कहा जाता है। इसका नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संधि संगठन। इसका पूरा नाम क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संधि संगठन। इसकी स्थापना जो है 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी। स्थापना कब की गई थी? सार्स की स्थापना 1985 में। कहाँ पे? ढाका। ये ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। और इसका अभी जो मुख्यालय कहाँ पे है? वो है काठमांडू में, नेपाल की राजधानी में। और इसका 8वां सदस्य देश जो बना है वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान इसका 8वां सदस्य देश है। ये 7 तो ने मिलकर बनाई सार्स, क्योंकि सब ने देखा, इन्होंने देखा कि विश्व में EU बन रहा है, क्या कहते हैं, आसियान बन रहा है, तो इन्होंने भी सोचा क्यों ना हम भी अपना एक बनाते हैं क्षेत्रीय संगठन, जिसका कि नाम रखा है इन्होंने सार्स, यानी कि दक्षिण एशिया। पर इन्होंने संगठन तो बना लिया, पर इन सब के बीच ना आपस में बहुत सारे जो है ना विवाद रहते हैं, बहुत सारे विवाद हैं इन दोनों के बीच। इन सब के आपस में, इन सब के भारत के साथ तो लगभग इसको और इसको छोड़ दिया जाए, इन दोनों देशों को, तो इन चारों के साथ जो है ना भारत के संबंध कुछ ना कुछ इन सब के साथ है ही है। सबका जो है इन सब के साथ भारत का कुछ ना कुछ एंटी चलता ही रहता है, किसी न किसी मुद्दे पे दोनों एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं। इस वजह से जो है ना ये आपस में लड़ने की वजह से जो सार्क ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती वर्ल्ड में। तो चलिए हम आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन जो हम कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान में किन कारणों से संघर्ष उत्पन्न हुआ। तो भारत और पाकिस्तान में संघर्ष उत्पन्न होने के कारण क्या क्या है पता है? इसका पहला कारण है कश्मीर समस्या। कश्मीर समस्या, इसमें क्या है कि भारत और पाकिस्तान में के संबंध जो है ना कुछ कारणों से नकारात्मक रहते हैं। उसका पहला कारण ये है कि आज़ादी के समय से ही लेकर जो है ना दोनों के बीच मतलब कश्मीर मुद्दे को लेकर दोनों के बीच मतभेद रहा है। कई युद्ध हुए हैं, लेकिन इन दोनों के बीच मामला ये सुलझा नहीं है। पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है, भारत कहता है कश्मीर हमारा है। इस वजह से ना दोनों के बीच में जो है संघर्ष उत्पन्न हुआ है और ये जो है इन दोनों के बीच रिश्ते नकारात्मक बने हुए हैं। इसका दूसरा कारण इसके क्या है? सियाचिन मुद्दा। सियाचिन मुद्दा क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ना संघर्ष उत्पन्न होने का दूसरा कारण क्या है कि सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्र जो है ना, यानी कि हिमालय का सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्र है, इसमें लेकर आपस में मतभेद रहता है। उसमें भी वो कहता है कि पाकिस्तान कहता है कि नहीं सियाचिन हमारा है, भारत कहता है नहीं सियाचिन हमारा है, जिससे कि एक अहम समस्या और दोनों के बीच जो है संघर्ष मतलब तनाव की स्थिति बनी रहती है। इससे दोनों के संबंध नकारात्मक हैं। तीसरा कौन सा है? तीसरा तो मुद्दा है नदी विवाद। तो नदी विवाद में क्या है कि भारत और पाकिस्तान में जो है ना सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर ना विवाद रहता है। दोनों ही देश अपना दावा प्रस्तुत करते हैं कि नहीं सिंधु नदी हमारी है, सिंधु नदी हमारी है, मगर इसके संबंध में कोई ठीक जिससे कि संबंध इसमें ठीक नहीं है। सिंधु नदी को लेकर इन दोनों के बीच विवाद रहता है, सिंधु नदी जल को लेकर, क्योंकि जो सिंधु नदी जो है ना भारत से निकलकर मतलब हिमालय से बहती है और बाद के कुछ हिस्सों से बहते हुए वो पाकिस्तान चली जाती है सिंधु नदी। ज़्यादा मात्रा जो है सिंधु नदी का कहाँ रहता है? पाकिस्तान में रहता है। इस वजह से पाकिस्तान कहता है नहीं सिंधु नदी हमारी है, और भारत कहता है नहीं सिंधु नदी हमारी है। इस वजह से इन दोनों के बीच में विवाद रहता है और इसी वजह से इन दोनों के रिश्ते जो है नकारात्मक भी हैं। चौथा पॉइंट इसमें क्या है? आतंकवाद।
अरे हमें क्या, पूरे विश्व को पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद पालता है, और उसकी जो खुफिया एजेंसी है ISI यानी कि इंटेलिजेंस इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, वो भी जो है आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, जिस वजह से जो है अपने देश में, जिस वजह से जो है भारत पाकिस्तान के ऊपर ये हमेशा आरोप लगाता रहता है कि ये जो है पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है और उसकी जो आतंकी गतिविधियों में अपना भागीदारी निभाता है, जिससे दोनों के बीच जो है एक बहुत ही नकारात्मक संबंध बने हुए हैं। और पांचवा अंतिम कारण क्या है? सीमा विवाद। इसमें क्या, सीमा विवाद में क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ना पंजाब, अगर हम बॉर्डर देखें अपना, ये अगर हम अपना कंट्री का हम नक्शा बनाते हैं, ये अगर हम नक्शा बनाएं तो ये यहाँ का जो हिस्सा है, मेरी मैपिंग अच्छी नहीं है तो अपना ध्यान एक बार देख लेना। तो ये अपना ये कौन सा, ये गुजरात, ये राजस्थान, इसका जो हिस्सा है ना, इन दोनों का हिस्सा और कुछ पंजाब का हिस्सा, यानी कि जो पंजाब का, यहाँ जो पंजाब का हिस्सा और गुजरात का हिस्सा और राजस्थान का हिस्सा, इन तीनों का कुछ हिस्से को लेकर जो है ना, इन दोनों में विवाद है कि पाकिस्तान कहता है कि नहीं ये हिस्से हमारे हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल में एक नक्शा बनाया पाकिस्तान ने, जिसमें कि गुजरात के जूनागढ़ को अपने में उसने दर्शाया है। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में जो है ना संघर्ष रहता है और जो है विवाद भी रहता है इन दोनों के बीच में। तो ये था हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच क्या संघर्ष उत्पन्न होने के कारण। तो आपको समझ में आ गया। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान में कभी भी लोकतंत्र जो है अस्थायी नहीं रह पाया है। अभी तक पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही सरकार ऐसी हुई है जो कि वहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से चल पाई है। एक तो परवेज़ मुशर्रफ की, नवाज़ शरीफ की, और दूसरी बेनज़ीर भुट्टो की सरकार, जो कि अभी तक जो अपना लोकतांत्रिक तरीके से 5 साल तक चल पाई है। उसके अलावा और कोई ऐसी सरकार नहीं है पाकिस्तान में जो कि 5 साल तक चल पाई है। हालांकि अब इमरान खान हो सकता है चल सकें, क्योंकि सेना का सपोर्ट है इसके पास। इस वजह से वहाँ पे अक्सर जो है ना वहाँ पे अक्सर जो है ना सेना जो है तख्ता पलट कर देती है, जैसे कि परवेज़ मुशर्रफ और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तख्ता पलट किया है, जिससे अगर वहाँ पे कभी भी जो है ना लोकतंत्र जो है अस्थायी नहीं रह पाया है। इसके हम आज देखेंगे कि आखिर क्यों पाकिस्तान में लोकतंत्र अस्थायी नहीं रह पाया है। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम न रह पाने के कारण, इसका एक ऐसे क्वेश्चन बनता है। ये तो मैंने ऐसे रफली लिख दिया है। इसका ऑफिशियल क्वेश्चन कैसे बनता है, तो 2 तरीके से बनता है ये कि पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र अस्थायी क्यों नहीं रह पाता। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। और दूसरा क्वेश्चन यही क्वेश्चन दूसरे तरह से कैसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयाँ सामने आती है, यानी कि ऐसे कौन कौन सी समस्या है जिसके कारण जो है वहाँ पे लोकतंत्र की बहाली नहीं हो पाती है। तो देखते हैं कौन कौन से कारण हैं। इसका पहला कारण जो है, लोकतंत्र बहाल ना होने का पहला कारण जो है वो है सेना और भूस्वामियों का दबदबा। भूस्वामी का दबदबा। इसमें क्या है पहला इसको पॉइंट में कि वहाँ की जो
वहाँ पे ना पाकिस्तान में जो सेना और राजनीति सेना, वहाँ की राजनीति में जो है ना सेना और भूस्वामी और धार्मिक लोगों का बहुत ज़्यादा दबदबा है, जिसके कारण जो है ना पाकिस्तान में लोकतंत्र अस्थायी नहीं रह पाता है। वो हमेशा जो है वहाँ की लोकतंत्रीकरण के में बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले वहाँ पे एक मौलाना जो था वो पूरा इमरान खान के खिलाफ चला रहा था कि प्रोपेगेंडा कि नहीं इसको हटाओ इसको हटाओ। तो ये वो क्या मौलाना क्या था, एक धार्मिक गुरु था। जिससे हमें क्या पता चलता है कि मौलाना के मतलब वहाँ के धार्मिक लोगों की वहाँ पे कितनी इज्जत है, उनके कहने पे क्या क्या नहीं हो सकता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया सेना और भूस्वामियों का दबदबा, यानी कि पाकिस्तान की राजनीति में जो है सेना, भूस्वामियों और धार्मिक लोगों का जो है बहुत ज़्यादा दबदबा है, जिसके कारण जो है पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता है। इसका पहला कारण है। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण राजनीतिक दल कमज़ोर। राजनीतिक दल कमज़ोर। इसमें क्या है इस पॉइंट में कि जो वहाँ के जो राजनीतिक दल भी है ना, पाकिस्तान में जो लोकतंत्र इसलिए खतरे में रहता है क्योंकि वहाँ के पाकिस्तान की जो ज़्यादातर राजनीतिक दलें हैं ना, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कार्य करती है। उन्हें जनता से कोई हमदर्दी नहीं है, उसका मतलब जनता के प्रति ज़्यादा हमदर्दी नहीं रखते। इस वजह से वहाँ पे लोकतंत्र खतरे में रहता है। इसका तीसरा कारण है। तीसरा कारण क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं। इसमें क्या है, पाकिस्तान में लोकतंत्र मजबूत रहे इसलिए जो है ना इसको पाकिस्तान को जो है कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिलता। अमेरिका कुछ पश्चिमी देश, जैसे अमेरिका जैसे पश्चिमी देश नहीं चाहता कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित हो। क्यों? क्योंकि अगर लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा तो उसके पास परमाणु हथियार हैं। हो सकता है कि जो वहाँ के आतंकवादी लोग हैं वो परमाणु हथियार पर लोकतंत्र की सरकार बन जाएगी तो उसके लिए खतरा बन सकती है और वो परमाणु हथियार का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वजह से इसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिलता है। चौथा कारण इसमें क्या है कि आतंकवाद की समस्या। चौथा कारण है आतंकवाद की समस्या। इसमें क्या है, पाकिस्तान में लोकतंत्र मजबूत रहना, इसमें सबसे बड़ी और सबसे जो है महत्वपूर्ण बाधा जो है, यानी कि सबसे कठिन बाधा वो है कि पाकिस्तान जो है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मतलब आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा भी देता है। इसके साथ साथ आतंकवादियों को शरण देता है, जिससे वहाँ का लोकतंत्र कभी भी मजबूत नहीं रह पाता है। अभी हाल ही में कुछ साल पहले जैसे कि पाकिस्तान के अंदर ही वहाँ के आर्मी स्कूल पे हमला हुआ था। अभी जैसे कि अभी कुछ साल पहले दो साल पहले हमारे देश में एक साल पहले हमारे देश में वो उड़ी पठानकोट में हुआ था। तो ये सब क्या है, इस वजह से वहाँ पे आतंकवाद के कारण जो है वहाँ पे कभी लोकतंत्र कायम नहीं रह सकता। आतंकवाद जो है कभी भी किसी का अपना नहीं होता, उनका कोई धर्म नहीं होता, उनकी कोई जाति नहीं होती। वो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। वो जिहाद करके जो कहते हैं ना कि हम किसी को मारने से जिहाद पे पहुँच जाएंगे, तो जिहाद का मतलब क्या होता है उन्हें खुद समझ में नहीं आता कि जिहाद का मतलब क्या होता है। जिहाद का मतलब होता है दूसरे की भलाई करना। मगर वहाँ के लोग, ये आतंकवादी जो है, इनका कोई अपना धर्म नहीं होता और ना ही ये किसी धर्म को मानते हैं। ठीक। इसका पांचवा और अंतिम कारण क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता। इसमें क्या है, पाकिस्तान की राजनीति में ना इसका एक कारण ये भी है लोकतंत्र स्थापित ना होने का
कि वहाँ की राजनीति में जो है ना, पाकिस्तान की राजनीति में जो है प्रेस और मीडिया ना कहीं ज़्यादा स्वतंत्र है, यानी कि उसमें सरकार ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करती है, जिसकी वजह से जो है ना वहाँ की सरकार को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके ऊपर कोई प्रेस सेंसरशिप नहीं लगता, कभी ऐसी कोई चीज़ें वहाँ पे नहीं है। इस वजह से सरकार को कई बार जो है वहाँ इस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आज इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे की क्लास हम इसके आगे के चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। I hope that you will like my video, you will like my way of teaching। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ करें, ताकि आपको जो है मैं और अच्छे से आपकी मदद कर सकूं और आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सकूं। अंत में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।